तो बच्चों हम पढ़ रहे थे मानव में जनन कैसे होता है। उसके लिए पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे यौवन आरंभ हो जाता है तो मानव में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे कि बालों की वृद्धि हो जाती है, प्रजनन अंगों की यौन परिपक्वता आ जाती है। ठीक है। पुरुषों और महिलाओं में कुछ लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे महिलाओं में ऊंची आवाज़, शरीर का आकार और मासिक धर्म, जबकि पुरुषों में कर्कश आवाज़ हो जाती है। नर और मादा युग्मक यौवन के दौरान संबंधित प्रजनन अंगों जैसे वर्षण और अंडाशय में शुरू हो जाता है। नर में प्रजनन आयु के दौरान उसके जीवन काल तक रहता है, जबकि शुक्राणु जो है ये नर का युग्मक है, पुरुष युग्मक कहलाता है। और महिलाओं में क्या चेंज आता है, उनमें मासिक धर्म या फिर मेनार्ज की शुरुआत हो जाती है। और अगर उन्हें पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके यहाँ मादा युग्मक बन रहा है, डिंब के उत्पादन का संकेत देती है। 45 से लेकर 50 की आयु तक पहुँचते महिलाओं में ये जो डिंब का उत्पादन है ये बंद हो जाता है। इस स्तर पर मासिक धर्म बंद हो जाता है और इसे क्या कहते हैं, इसे पीरियड्स या रजोनिर्वित कहा जाता है। पीरियड्स बंद होना मतलब उसे मेनोपॉज आ जाता है इन इंग्लिश, जबकि हिंदी में इसे रजोनिर्वित कहा जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। मानव नर और मादा में गौण यौन लक्षण क्या हैं, तो उनके लक्षण पूछे गए हैं। ये लक्षण अभी मैंने आपको बताए थे, सारे लिख देना। परागण क्या करते हैं, परागकण क्या करते हैं, तो परागकण क्या करते हैं, निषेचन में सहायता करते हैं। क्या स्वपरागण के लिए भी परागणक लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। परागण आवश्यक है, हाँ जी। परागण मतलब होता है एक पराग कण का उड़कर किसी भी तरह से वर्तिकाग्र तक पहुंचना, तो ये ज़रूरी है। एक पौधे में निषेचित स्त्री केसर का एक नामांकित रेखा चित्र खींचिए, तो ये आपको बनाना होगा बेटा चित्र। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं पुरुष जनन तंत्र की और मादा जनन तंत्र की। हमने ये बात कर ली थी कि पुरुष के अंदर से जो युग्मक आएगा उसको शुक्राणु बोलते हैं, जबकि मादा के अंदर जो युग्मक होता है जिससे निषेचन के समय जो काम आएगा वो अंडाणु है। अब आते हैं नर युग्मक की। नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाएं के उत्पादन में शामिल होते हैं। कुछ अन्य अंग हैं जो जनन कोशिकाओं का निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। ठीक है। जनन कोशिकाओं या शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, वर्षण में होता है, जो उदर गुहा के बाहर होती है वर्षण, वहाँ पर बनता है। क्या बनता है बेटा, वहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। अब ये बात करते हैं, ये शुक्राणु जो है उदर गुहा के बाहर है, जिसे अंडकोश भी कहा जाता है। देखो वर्षण के अंदर ही शुक्राणु बनते हैं, इसका दूसरा नाम अंडकोश भी है। ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं, क्योंकि शुक्राणु का निर्माण के लिए शरीर का तापमान सामान्य तापमान से थोड़ा कम तापमान की आवश्यकता होती है। अगर ये शरीर के अंदर होता ये भाग तो क्या होता, इसका तापमान शरीर जितना होता तो शुक्राणु नहीं जिंदा रह सकते थे। अगर शुक्राणु बनने हैं तो ये शरीर के बाहर होना चाहिए, क्योंकि शरीर के बाहर इस भाग का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जिससे आराम से इसमें शुक्राणु बन सकते हैं। वर्षण में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ बेटा, इसको याद रखना है आपको। वर्षण में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन निकलता है जो शुक्राणु के उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षणों के लिए भी जिम्मेदार होता है। मेन याद रखना है आपको, टेस्टोस्टेरोन का क्या काम है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर में निकलता है और इस हार्मोन के कारण ही शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से, अब यहाँ पर शुक्राणु बन गए, ध्यान देंगे, यहाँ पर शुक्राणु बने और ये शुक्रवाहिनी के माध्यम से, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है इसके माध्यम से ये कहाँ पर पहुँचते हैं, देखो लिखा हुआ है, शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से वितरित होते हैं, जो मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ जाता है। यह 3
वीर्यपुट्टिका, शुक्राशय जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट, और काउपर से स्राव प्राप्त करता है जो शुक्राणुओं की गति को आसान बनाने में मदद करता है और उन्हें पोषण भी देता है। ठीक है, क्योंकि उनके भीतर केवल डीएनए के पैकेज की ही गुंजाइश होती है। प्रत्येक शुक्राणुओं की एक पूंछ होती है जो उसे तैरने में मदद करती है, और एक ग्रीवा क्षेत्र होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो तैरने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं के साथ इस द्रव को वीर्य कहा जाता है। तो अच्छे से आप सबको समझ में आ गया। वर्षण मैंने कहा शरीर के बाहर है, यहाँ पर शुक्राणु बनते हैं। अब ये शुक्राणु इस पाइप की मदद से ऊपर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर कहाँ चले जाते हैं, ये मूत्राशय के साथ मिल जाते हैं। मूत्राशय के पाइप के साथ मिल जाते हैं जहाँ इनको ये वीर्यपुट्टिका, यहाँ दिखाई दे रहा है वीर्यपुट्टिका, प्रोस्टेट, ठीक है, इन सब से कुछ स्राव मिलता है। वो स्राव जो है इस शुक्राणु को ऊर्जा देगा, इसको पोषण देगा, इसको खाना देगा। शुक्राणु कैसे होते हैं, हर एक शुक्राणु कुछ इस तरह के होते हैं। उनके ऊपर ग्रीवा सा होता है और पूंछ होती है। ठीक है, पूंछ जो है इसको गति प्रदान करती है शुक्राणु को, जबकि ग्रीवा जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है। ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको पोषण की आवश्यकता है। इसके पास खुद का पोषण नहीं है। और पोषण कौन दे रहा है बेटा, इसको प्रोस्टेट ग्रंथि और वीर्यपुट्टिका इसको पोषण दे रही है। अब क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे ये वीर्य के साथ जो ये पोषण है ना, जो पोषण मिल रहा है, मतलब जो इसको खाना मिल रहा है, किससे, प्रोस्टेट ग्रंथि से। और किससे मिल रहा है बेटा खाना, इसको वीर्यपुट्टिका से खाना मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। उस टाइम शुक्राणुओं के साथ इस पोषण का नाम वीर्य होता है। इसको ध्यान देंगे, इसको हम वीर्य कहते हैं। मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग है। प्रत्येक वर्षण प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है। अब बात करते हैं मादा जनन तंत्र की बात करते हैं। मादा जनन तंत्र या कोशिकाएं अगर हम बात करें, उसके लिए जो हार्मोन है वो दो तरह के हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो तरह के हार्मोन मादा में निकलते हैं। नर में निकला था टेस्टोस्टेरोन, जबकि मादा के अंदर दो तरह के हार्मोन निकल रहे हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जब एक मादा का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही लगभग 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 यौवन तक पहुंचने से पहले ही पतित हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। 20,000 चले गए, कितने बताए थे, 1 लाख। ठीक है, तो कितने रह गए, 80,000। यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिन के चक्र, जो हमें पीरियड्स के चक्र आता है, मतलब एक साइकिल पूरा होता है, उस साइकिल के अंदर एक अंडा निकलता है। वो फैलोपियन ट्यूब को छोड़ना शुरू कर देती है। देखो, डिंब वाहिनी या फैलोपियन या अंडवाहिका एक लोचदार बैग जैसी संरचना में एकजुट हो जाती है, जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो पेशीय गर्भाशय गिरवा के माध्यम से योनि में खुलती है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये मादा जनन तंत्र का है। इसके अंदर यहाँ पर अंडाशय के अंदर बहुत सारे अंडाणु भरे हुए हैं। 28 दिन के अंदर एक अंडाणु ऊपर की तरफ, कहाँ पर, अंडवाहिनी की तरफ जाता है। अब अंडवाहिनी की तरफ ये जाता है तो यहाँ पर होगा निषेचन, इस भाग में होगा निषेचन किसका, शुक्राणु यहाँ योनि मार्ग से आएगा और अंडवाहिनी में जाके दोनों मिलेंगे, निषेचन होगा। जब निषेचन हो जाता है तब क्या होता है, ये जो निषेचित भ्रूण है यहाँ पर ही ये बहुत सारा बटना शुरू हो जाता है और लुढ़कता हुआ कहाँ पर आ जाता है, इस भाग में आ जाता है। और इस भाग का नाम क्या है बेटा, गर्भाशय है। और गर्भाशय में आके वो यहाँ रुक जाता है। रुकने के लिए उसे कोई दीवार, कोई तश्तरी सी मिल जाती है। इस तश्तरी का नाम आपको बहुत बार मैं बता चुकी हूँ, प्लासेंटा कहते हैं। ठीक है, संभोग के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग से प्रवेश करते हैं और डिंब वाहिनी मतलब अंडवाहिनी तक पहुँचने के लिए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं।
यदि शुक्राणु और अंडाणु के बीच निषेचन हो जाता है तो एक युग्मनज बनता है जो अंडवाहिनी के माध्यम से चलता हुआ, है ना, ब्लास्टुला नामक गेंद जैसी संरचना बना लेता है। मैंने कहा ना, दोनों मिले तो यहाँ भ्रूण बना। अब भ्रूण लगातार डिवाइड हो रहा है, कहीं बाहर से गोले 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 उसके निकलने शुरू हो जाते हैं। इसको क्या, कौन सा आकार बोला? ब्लास्टुला। एक गेंद जैसी संरचना बनाता है। ये ब्लास्टुला बाद में एक भ्रूण बनता है जो गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित हो जाता है, जिससे गर्भावस्था आती है। ठीक है। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लासेंटा नामक डिस्क के आकार के ऊतक के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बेटा, प्लासेंटा लिखना देख लो। प्लेसेंटा को कैसे लिखना है? जो ये प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार का ऊतक है, इसका काम क्या है? ये माँ के रक्त से पोषण, खाना कहाँ तक पहुँचाता है? बच्चे तक, शिशु तक पहुँचाता है। अभी वो शिशु नहीं बना है, शिशु तब है जब उसकी सारे अंग बन जाएंगे। अभी वो क्या है? भ्रूण है। इसमें भ्रूण के ऊतक के किनारे पर विली होती है तथा गर्भाशय की परत मोटी हो जाती है धीरे धीरे, और बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने के लिए भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति की जाती है। गर्भाशय की दीवार जितनी मोटी होगी उतना उस बच्चे को रक्त मिलेगा, उस भ्रूण को रक्त मिलेगा। अब जैसे ही भ्रूण को रक्त मिलना शुरू होगा तब उसके अंग का विकास होगा। माँ की तरफ विल्ली के आसपास रक्त के स्थान हैं जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को माँ से भ्रूण तक लेके जाती है। ठीक है। और विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अब जो भ्रूण है उसने रक्त भी ले लिया, ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी बन रहे होंगे। ये अपशिष्ट पदार्थों को भी प्लासेंटा के माध्यम से ही माँ के रक्त में मिला दिया जाता है, जिससे कि उस भ्रूण के पास वो अपशिष्ट पदार्थ ना रहें और उसका विकास हो जाए। तो क्वेश्चन देखें, नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि नर युग्मक बेटा ज़्यादा टेम्परेचर आते ही बहुत सारे इतनी यात्रा नहीं कर पाते कि सभी के सभी जो नर युग्मक होते हैं, भाई 1000 बहुत सारे रोज़ नर युग्मक बनते हैं। यहाँ लिखा हुआ था लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन एक दिन में होता है। लाखों में से सिर्फ एक ही नर युग्मक का निषेचन होगा बेटा, और सारे नर युग्मक पहले ही खत्म हो जाते हैं। आवर्त बीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए। अच्छा, शुक्राणु, अगर हम बात करते हैं मानव में शुक्राणु है तो आवर्त बीजी फूल में क्या होगा बेटा? उसको कहेंगे पराग कण। वर्षण, वर्षण वह भाग है जहाँ पर शुक्राणु बन रहे हैं। तो फूल के अंदर वर्षण वाला भाग कौन सा है? पुंकेसर या पराग कोश लिख देना आप। अंडाशय, फूल के अंदर अंडाशय भाग को भी अंडाशय ही कहते हैं, है ना। मानव के अंदर अंडाशय, तो फूल के अंदर भी अंडाशय भाग ही होता है। डिंब, अब डिंब जो मानव में डिंब कहा गया या अंडाणु कहा गया, जबकि फूल के अंदर उसको क्या कहा गया? बीजाणु कहा गया। क्या नाम होगा उसका? बीजाणु। दोबारा लिख देती हूँ, देखो, बीजाणु। इसने कहा था कंपेयर करके बताओ, तो हमने कंपेयर कर दिया, राइट। बीजाणु। प्लासेंटा का क्या कार्य है? प्लासेंटा का कार्य है माँ के रक्त से ग्लूकोज और ऑक्सीजन भ्रूण तक पहुँचाना और भ्रूण से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को प्लासेंटा के माध्यम से माँ के रक्त में मिलाना। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, चैनल लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी भेजो, जिससे कि वो इसको पढ़ें, सुने और रिवाइज करें।